हे गाइस, वेलकम यू टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टिश्यू से रिलेटेड है। टिश्यू में भी आपकी प्लांट टिश्यू है, एनिमल टिश्यू, हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। और ये जो लेक्चर्स हैं बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने बनाए हैं। सीजीएल का आपका एग्ज़ाम आगे आने वाला है। इसके अलावा जितने भी आपके एसएससी के एग्ज़ाम हैं आपके आने वाले हैं, 7-8 आपके एग्ज़ाम हैं सारे मिलाकर। CHSL, CPO, MTS सिलेक्शन पोस्ट के जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, जेई के आपके एग्ज़ाम होते हैं, उन सब में भर भर के आपका साइंस पूछा जाता है। आरआरबी NTPC में पूछा जाता है, आपके हरियाणा लेवल के या फिर जितने भी आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो सब में पूछा जाता है। बहुत बेस्ट तरीके से मैंने ये बुक बनाई है, इतनी बनाई है कि मीडियम लेवल तक सारी चीज़ें रिसर्च करके मैंने बनाई हैं। तो केमिस्ट्री की मैंने प्लेलिस्ट पूरी की पूरी बना दी है, 25 लेक्चर है, उनको जाके देख लीजिएगा आप। तो शुरू करते हैं। और यकीन मानिए पूरे यूट्यूब पे उठा के देख लीजिए, जिस तरीके की मैंने यहाँ पे वर्ड्स यूज़ किए हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है ये, उस तरीके की सिंपल शब्दावली जिसमें सारी चीज़ों का मिश्रण आपको मिलेगा, हर तरीके का कॉन्सेप्ट आपको इसमें मिलेगा। इतना जितना आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है आपको इसमें मिलेगा। देखिए, टिश्यू शब्द का जो प्रयोग है वो फ्रांस के वैज्ञानिक बिशट ने किया था, जिसका विकास जो है वो एक लैटिन शब्द टेक्सचर से हुआ है। इसका अर्थ होता है भुनना। तो टिश्यू के अध्ययन को जब हम उसकी जो स्टडी हम करते हैं तो उसको उसके विज्ञान को, साइंस को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द टिश्यूज़। हिस्टोलॉजी से संबंधित जो अध्ययन की शुरुआत है वो सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो माल्फिजी ने की थी। इन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। तो टिश्यू क्या है बेसिकली? टिश्यू क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, सभी समान कोशिकाओं का समूह। मतलब वो सेल जो है वो एक ही तरह की है, जो एक विशेष कार्य को करने के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं। किडनी है, वहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो है वो आपस में असेंबल होके एक पर्टिकुलर टिश्यू बनती है। वो आपस में टिश्यू मिलकर के आपका ऑर्गन बना रहे हैं। यही सारे ऑर्गन, जिसमें आपका हार्ट भी एक ऑर्गन होता है, ठीक है, ब्रेन एक ऑर्गन है आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका एक ऑर्गन है। तो ये सारे ऑर्गन मिलके आपका ऑर्गन सिस्टम बना के कंप्लीट आपका बॉडी बनती है, ठीक है। तो वो होता है टिश्यू। तो जब कोशिकाएं समूह में होती हैं उनको हम टिश्यू बोलते हैं। दो तरीके की है, एनिमल एंड प्लांट। तो अभी तो हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। सेल है, सेल किससे मिलके बना होता है? सेल के अंदर क्या होती है? ऑर्गेनेलीज होती हैं। सेल को खुद भी एक मीडियम चाहिए सर्वाइव करने के लिए, सेल को भी एनर्जी चाहिए। तो ये सारा कुछ सेल के अंदर आपका मौजूद होता है। तो सेल के अंदर भी वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो एक इंसान को चाहिए, क्योंकि हमारा जो सेल है वो नॉन लिविंग नहीं होता, वो एक तरीके से लिविंग ही है। उसमें मतलब सारी चीज़ें, उसमें एक स्केलेटल सिस्टम भी है, उसमें न्यूट्रिशन के लिए भी है, उसमें भी फैट स्टोरेज होता है, सारा मैकेनिज्म है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मिलियन एंड ट्रिलियन सेल्स होती हैं। ये डिस्ट्रॉय होती हैं फिर बनती हैं, ठीक है। तो ऑल दिस सेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। और ये जितनी भी सेल्स डिस्ट्रॉय होती हैं, बनती हैं, कितनी बननी है, सब माइटोसिस में आपका क्या होता है? सेल, सिमिलर सेल्स आपकी डिवाइड होती हैं, डिवाइड होके, ठीक है, आपके हाथ बनते हैं, आपके पैर बनते हैं। तो लगातार ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। लेकिन इस सब की इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है? हमारे DNA के पास होती है, ठीक है। DNA ही डिसाइड करता है कि कितना आपको कंट्रोल्ड वे में ग्रोथ करनी है। अगर वो अनकंट्रोल्ड वे में ग्रोथ होगी तो एबनॉर्मेलिटी कहलाएगी, जिसको म्यूटेशन बोल देते हैं, या फिर कई बार वो कैंसर का रूप ले लेते हैं। कैंसर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है सेल्स की। तो ये समटाइम्स आपकी ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से भी हो सकती है कि जब आपकी बॉडी के जो हेल्दी सेल्स हैं वही उसको एज अ पैथोजन, होस्ट पैथोजन या फिर होस्ट वायरस की तरह लगने लगे, उसको शत्रु की तरह लगने लगे, तो उस पर अटैक करके वो उसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो ये जितने भी आपकी सेल्स हैं कंटिन्यूसली आपकी डिस्ट्रॉय होती हैं और बनती रहती हैं। ऑल द सेल्स स्पेशलाइज्ड for performing similar functions are grouped together as tissue in the body. Hence, a particular function is carried out by a group of cells at a definite place in the body. Similarly, different functions are carried out by the different groups of cells in an organism. So, this is known as a division of labor in द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो मतलब हर ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब हर ऑर्गन में एक अलग टाइप का ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनको टिश्यू बोल देते हैं, और वो आपस में मिलकर एक पूरा काम कर रहे हैं। किसी का रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है तो वहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका ऑक्सीजन एंड ब्लड का डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीजनेटेड होगा। हार्ट का काम पंपिंग का हो गया, स्टमक का काम आपका खाना पचाना, एंजाइम्स वगैरह रिलीज़ करना, जो कि आपके फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो ये एक तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक लेबर डिवाइड की हुई है। ये सारे ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि टिश्यू मिलकर के आपके ऑर्गन्स बना रहे हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस में दिन रात का अंतर होता है। और ये जो मसल्स होती हैं ना, ये जो सेल्स होती हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही आपकी मूवमेंट में मदद करती है। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज
वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर पार्ट। सो ब्लड और मसल्स जो है वो एग्जाम्पल है आपकी बॉडी में एक टिश्यूज़ के। ब्लड में भी कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सो ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली वो होता है जिसमें सेल्स की क्वांटिटी कम होती है आपकी, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसकी मदाद ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू सच एज एलिप्थियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। सो जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू ही है एंड द मसल्स फॉर्म्स दी मस्कुलर टिश्यू। और ये जो मसल्स होती हैं इनकी जो मूवमेंट होती है वो किसके द्वारा होती है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के द्वारा। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, देख लीजिएगा आपका। हम सबसे पहले पढ़ते हैं एलिप्थियल सेल। एलिप्थियल सेल जो होती हैं वो 3-4 तरह की होती है। सिंपल स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, कोल्यूमिनर, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर एंड क्यूबॉइडल। तो देखिए एलिप्थियल टिश्यू होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं या फिर हमारी बॉडी में जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं ऑफ आवर बॉडी, उनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमें प्रोटेक्शन देनी होती है। सो वी हैव सम प्रोटेक्टिव टिश्यू। स्किन इटसेल्फ एक प्रोटेक्शन का काम करती है, इसलिए इसको इम्यूनिटी का नाम भी दिया जाता है। इट ऑल्सो, अगर हम कहें ना कि ऐसे कौन कौन से हमारे शरीर में जो टिश्यूज़ हैं जो कि या ऑर्गन्स हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो स्किन भी उसमें एक आपका प्रोटेक्शन का काम करता है, एक इम्यूनिटी का काम करता है। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक की अगर इनर लाइनिंग होगी तो वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जो फूड हम खाते हैं और जो HCl रिलीज़ होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, तो होता क्या है अगर इंटरनल लाइनिंग नहीं होगी तो क्या होगा, वो फूड जो है वो हमारी जो इंटरनल लाइनिंग ना होने की वजह से हमें अल्सर होना स्टार्ट हो जाएगा उसका इंटरनल लाइनिंग में। ठीक है, तो ये उसको बचाती है, हमारी जो इंटरनल लेयर होती है स्टमक की उसको बचाती है। तो उसके बीच में एक बैरियर होता है, ठीक है, जो हमारी मसल्स को डिस्ट्रॉय होने से बचा देती है। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, स्टमक एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सब में ये लाइनिंग होती है जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। इट कवर्स ऑल दी ऑर्गन्स एंड लाइंस द कैविटी ऑफ होलो ऑर्गन्स लाइक स्टमक। ठीक है, जितनी भी हमारी होलो ऑर्गन्स हैं उनकी कैविटीज़ हैं, उनकी कैविटीज़ के अराउंड ये होती है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी कहीं ना कहीं कैविटी से मिलकर बना होता है। कैविटीज़ ब्लैंक स्पेस होता है। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में अलग अलग कैविटीज़ होती हैं, उन कैविटीज़ में तो जो भी एक्स्ट्रा स्पेस बचता है जिसके अंदर आपके ऑर्गन्स जो है वो भरे होते हैं, तो जो ब्लैंक स्पेस होता है वो सारा कैविटीज़ के अंदर आ जाता है लाइक द स्टमक। तो ये सबको कवर करता है। द स्किन, लंग्स, एल्वुलाई, द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, द लाइनिंग ऑफ माउथ एंड द किडनी ट्यूब्यूल्स, दे आर ऑल कंसिस्ट ऑफ द एलिप्थियल टिश्यू। सो दिस इज द main function of the elliptical tissue. It provides some protection from the external environment. So it is primarily protective in function. It covers most organ and cavities within the body. It forms a barrier to keep the different body systems separate. क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जो ये टिश्यूज़ बनती हैं तो अलग अलग हमारी बॉडीज़ में कैविटीज़ होती हैं, तो इससे क्या होता है, एक बैरियर क्रिएट होता है कि हर सिस्टम एक अपने जो है वो जगह पे पैक है। अगर किडनी है तो किडनी के पर्टिकुलर पोजीशन है, ऐसा नहीं है कि किडनी सड़क के कहीं दूसरी जगह आ जाएगी, नहीं, तो उसको एक पूरा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो अलग भी करता है उसको, इट प्रोवाइड्स अ बैरियर, एक बैरियर प्रोवाइड करता है टू कीप द डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। सो एलिप्थियल टिश्यूज़ जिसमें आपके सेल्स होती हैं टाइटली पैक्ड होती हैं एंड फॉर्म्स द कंटिन्यूअस शीट। आगे देखिए, द सेल्स हैव ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस बिकॉज क्लोजली पैक्ड होती हैं। सो और इनके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल होता है, क्योंकि जब एक सेल दूसरे सेल से बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होता है, बिल्कुल चिपका होता है, सो इनके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल जो एक सेल्स को दूसरे सेल से जोड़ता है, जिसकी वजह से एलिप्थियल टिश्यू बनती है, तो उनके बीच में वो जो सीमेंटिंग मतलब जोड़ने वाला मटेरियल भी बहुत कम होता है। सो एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट 1 लेयर ऑफ एलिप्थियम। कुछ भी हमारे शरीर में एंटर कर रहा है तो एक लेयर एलिप्थियम की भी होती है जिससे उसको क्रॉस करके जाना पड़ता है। द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एलिप्थिया, एलिप्थिया इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द एलिप्थियम विच इज़ अ सिंगुलर फॉर्म एलिप्थियम। सो जो सेल्स की परमिबिलिटी होती है, जितने भी एलिप्थियम है, वो एक वाइटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं ना हमारी बॉडी में, वो सब किससे मिलकर बनी होती हैं? एलिप्थियल सेल से मिलकर के बनी होती हैं। 4 तरह की मेन है आपकी, स्क्वेमस, क्यूबिकल, कोलुमिनर एंड सिलिएटेड। अब बस हमें ये याद रखना है कि इनकी शेप कैसी है और ये कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड होती है। एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ डायग्राम्स हैं, ये आप देख लेना। सबसे पहले थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं एलिप्टियल टिश्यू को हिंदी में। तो ये तक हमारे शरीर के बाहरी और भीतरी परत बनाने का काम करता है, या शरीर के खुली सतहों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अगर सोचो हमारी स्किन नहीं होगी तो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स कैसे प्रोटेक्ट होंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से? डस्ट उड़ेगी, धूल उड़ेगी, सन की अल्ट्रावायलेट रेज है, बचाता कौन है इंटरनल ऑर्गन्स को? स्किन बचाती है।
तो ये शरीर के उन सभी जगहों पर पाई जाती हैं जिनकी सतह खुली हो तथा जिनके बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान पहुंच सकता है। हमारी त्वचा भी इन ऊतकों से मिलकर बनी होती है। इसी ऊतक की कमी से हमारे शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और ये ठंड से बचाने का काम भी करता है, सुंदरता भी प्रदान करता है। तो अभी देखा होगा आपने, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको एज़ कम्पेयर टू जो जवान लोग हैं उनसे ज़्यादा ठंड लगती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है, एज बढ़ती रहती है, तो क्या होता है, ये जो एलिप्टियल टिश्यूज़ हैं जो स्किन के बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो क्या होता है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, दोबारा नहीं बनती वो, मतलब जिस तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो रही है उतने तरीके से वो दोबारा से नहीं बनती सेल्स, जैसे जैसे एज बढ़ती है। इसी वजह से वो स्किन का जो एक लेयर है वो ख़त्म होता रहता है, और जो ठंड है वो ईजिली, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम होता है और अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो अंदर से वो जो हमारे शरीर की हीट होती है वो बाहर निकलती है, हमें ठंड लगती है। तो आगे देखिए, स्क्वैमस एलिप्थियम, इट इज़ आल्सो कॉल्ड पेवमेंट एलिप्थियम, आ जाता है क्वेश्चन भी। तो इसमें जो सेल्स होती हैं एंड टू एंड लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर, मतलब एंड टू एंड, जो ये जैसे टाइल, फर्श पे टाइलें, आप एक टाइल फिर दूसरी टाइल इस तरीके से बिछाते हो, तो सेल्स भी बिल्कुल ऐसे ही अरेंज होते हैं। पॉलीगोनल सेल्स होती हैं। सरफेस व्यू, अगर आप सरफेस से देखो तो पॉलीगोनल शेप है इसकी। कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं, ये जो भी डेलिकेट कोमल सी लाइनिंग है, डेलिकेट कहाँ पे होती है, आपकी माउथ पे होगी, आपका इसोफेगस, फूड पाइप, नोज, पेरिकार्डियम एंड दी एल्वुलाई, ब्लड वेसल्स एंड कवरिंग ऑफ द स्किन एंड टंग। सो बड़ी ये डेलिकेट लाइनिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा नुकसान पहुँचे तो रप्चर हो सकती है और आपका एक तरीके से डायरेक्ट इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ ये जुड़ सकती है हमारी बॉडी की, ठीक है। तो आगे देखिए, एलिप्टिकल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर इन द स्किन। सो कई बार क्या होता है, जो एलिप्टिकल सेल्स होती हैं ना, ये काफ़ी सारी लेयर्स में ठीक है इकट्ठा हो जाती है, जिस पैटर्न को हम स्ट्रेटिफाइड स्केलर एलिप्थियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जैसे आपने सिंपल स्क्वैमस देखा, टाइल बाय टाइल स्ट्रक्चर जैसे फ्लोर पे होता है, तो यही टाइल बाय टाइल स्ट्रक्चर अगर एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो ये स्ट्रेटिफाइड बन जाता है। सिंपल क्यूबॉइड में वही टाइल बाय टाइल एक एक करके आपको दिख रहा होगा सिंपल क्यूबॉइडल में, स्ट्रेटिफाइड में ये एक ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। तो यही कुछ स्ट्रक्चर होता है आपका। सिलिया में, आपका सिलिएटेड में क्या होता है, ऊपर सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। इनका एक स्पेशल फंक्शन भी होता है। आगे देखिए, सिंपल स्क्वैमस एलिप्थियम, तो ये बेसिकली चपटी होती हैं, अत्यधिक पतली और कोमल सतह का निर्माण करती है। इसमें न्यूक्लियस भी होता है, इसकी कोशिकाओं में न्यूक्लियस भी चपटे होते हैं इसमें न्यूक्लियस। उदाहरण, शरीर की बाहरी सतह पर, आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, फेफड़ों के अंदर, इसोफेगस एंड एलिप्टियल टिश्यू, ये बताया मैंने अभी। क्यूबिकल एलिप्थियम, सो द क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, दैट फिट्स क्लोजली, सेल्स लुक लाइक स्क्वायर इन सेक्शन बट फ्री सरफेस अपीयर्स हेक्सागोनल। लेकिन अगर आप इसका फ्री सरफेस देखोगे तो वो एक हेक्सागन की तरह आपको दिखेगा। कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। किडनी ट्यूब्यूल्स में, थायराइड वेसिकल में, ग्लैंड्स में। कौन कौन सी ग्लैंड्स में, कौन कौन सी ग्रंथियों में पाया जाता है, आपकी लार ग्रंथियों में, ठीक है, और स्वीट ग्लैंड्स में, पसीने वाली जो ग्रंथियाँ हैं उनमें पाया जाता है। इट फॉर्म्स जर्मिनल एलिप्थियम ऑफ गोनैड्स, ठीक है। तो जो आपकी गोनैड्स है, टेस्टिस, ओवरीज, तो वहाँ पे भी ये पाया जाता है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो इंपॉर्टेंट है। लोकेशन एंड फंक्शन एंड द शेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो द फंक्शन इज़ एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड द सिक्रीशन। तो जितनी भी जगह पे आपका एक्सक्रीशन हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सिक्रीशन हो रहा है, आपका स्वेट ग्लैंड्स है सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर ये पाया जाता है आपका, और एक मैकेनिकल सपोर्ट भी ये प्रोवाइड करता है। तो यही है कुछ मुख्य कार्य, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। कोल्यूमिनर, सो दे आर पिलर लाइक एलिप्थियम, कहाँ पर होता है, स्टमक की लाइनिंग में। ये भी वहाँ प्रेजेंट होता है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन होगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है वो जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपका स्टमक से निकल के यू शेप ड्यूडिनम से निकल के आपका जेजिनम होता है, इलियम होता है, काफ़ी कोइल लाइक स्ट्रक्चर होता है। व्हेन इट अलाउड टू एक्सपेंड, सो बहुत एरिया कवर करता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हेन इट अलाउड टू एक्सपेंड, जब इसको आप ऐसे फ्री सरफेस पे एक्सपेंड करोगे ना, तो मतलब छोटी सी जगह पर कितना कोइल्ड स्ट्रक्चर ये होता है, कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। सो जब आप इसको ऐसे फ्रीली आप इसको छोड़ोगे फर्श पे, तो बहुत दूर तक आपको बिखरा बिखरा आपको मिलेगा। तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है आपका, क्योंकि वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई होते हैं, जो कि आपका फूड को दैट इंक्रीजेज इट्स सरफेस एरिया ऑफ फूड फॉर द एब्जॉर्प्शन, सॉरी दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करके एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है आपका विलाई। सो वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कोलन में, एंड फॉर्मिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन। बॉर्डर ऑफ द माइक्रोविलाई इज प्रेजेंट एट द फ्री सरफेस एंड ऑफ ईच सेल विच इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी स्मॉल इंटेस्टाइन। कोल्यूमिनर में, डेट इज मैंने आपको बताया स्तंभाकार उपकला,
तो बेसिकली लंबी और पतली कोशिकाओं का एक स्तर का बना होता है, लंबी और पतली होती हैं। इस पर माइक्रोविलाई पाई जाती हैं एंड दी अमाशय की लाइनिंग में, गैस्ट्रिक लाइन में, इंटेस्टाइन में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी द कोल्यूमर एलिप्थियम टिश्यू में सिलिया होता है विच कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेज द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। सिलिएटेड एलिप्थियम, द सेल्स में भी क्यूबिकल एंड द कोल्यूमिनर। सो इसके फ्री सरफेस पर आपका क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होती है, प्रोटोप्लाज्म की बनी होती है, आउटग्रोथ बाहर निकली होती है, सिलिया जिसको बोलते हैं। और ये आपका ओवा की फेलोपियन ट्यूब में जो ओवा की मूवमेंट होती है, अंडाणु जो होते हैं यूट्रस में, गर्भाशय में आते हैं, जहाँ पे अगर उसको स्पर्म मिला होता है तो वो उसकी दीवार पर चिपक जाते हैं। ठीक है, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ आपको। तो फेलोपियन ट्यूब के ओवा की मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। स्ट्रेटिफाइड, तो जो स्ट्रेटिफाइड होती है ये कटने फटने शरीर की कटने फटने में त्वचा में कई एलिप्थियम परतें जो है स्थित होती हैं, कटने फटने से बचाती हैं आपको स्किन से। ठीक है और ये एक पैटर्न में स्थित होती है जिसको हम स्ट्रेटिफाइड एलिप्थियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पे होता है। सिलिएटेड आपका सेंसिटिव एरिया ट्रैकी, ब्रोंकाई एंड यूट्रस में भी आपका होता है। एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन इसका कार्य है। तो ये सारा देख लेना, बहुत अच्छी तरीके से मैंने करवाया हुआ आपका। कोल्यूमर एलिप्थियम लाइन्स मोस्टली डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोड्यूसेस द म्यूकस। सो आगे देखिए कनेक्टिव टिश्यू। सो द कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ पर भी ये वर्ड आ जाए कनेक्टिव टिश्यू, इसका सीधा सीधा सा मतलब ये होता है यहाँ पे आपका ये टिश्यूज होती हैं वो थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट है और ये करेक्टराइज होती हैं बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स विद रिलेटिवली फ्यू सेल्स। सेल्स कम होती हैं, इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ब्लड है, ब्लड में ब्लड सेल्स तो कम होती हैं बट उसमें प्लाज्मा वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। आपने पता होगा आपको, जब ब्लड का कंपोजिशन हम देखेंगे। द मैट्रिक्स, द मैच्योर ऑफ द मैट्रिक्स डिसाइड द फंक्शन ऑफ द टिश्यू एंड द वाइट एंड येलो फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में आपका जो होता है येलो एंड वाइट फाइबर्स हो सकते हैं। द बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड कीपिंग देम इन प्लेस। ठीक है, ये जितनी है अलग अलग तरीके की हैं कनेक्टिव टिश्यू, बोन, कार्टिलेज, ठीक है आपकी, तो सारी हैं ये आपकी। आगे फ्लूइड एंड वास्कुलर टिश्यू, ब्लड एंड लिफ। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो ब्लड में भी आपका प्लाज्मा, जो कि प्लाज्मा होता है ज़्यादा संख्या में होता है, तो एक कनेक्टिव टिश्यू है। और जो सेल्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं। सेल कौन कौन सी होती हैं इसमें, आरबीसी हो गया जिसको हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। प्लाज्मा जिसमें 55% ऑफ द ब्लड है, उसमें भी आपका क्या होता है 91% पानी है, 7% प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, फाइब्रोजिन एंड ग्लोब्यूलिन एंड 0.9% ऑफ द इनऑर्गेनिक साल्ट्स आपके होते हैं। आरबीसी जिसको हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, फिर इसमें रेड कलर के रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, पिगमेंट होते हैं जिसमें हेमोग्लोबिन, जिसे हेमोग्लोबिन बोलते हैं और जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। WBC इज ल्यूकोसाइट्स, सोल्जर ऑफ द बॉडी। सो कोई भी बाहर से वायरस अटैक कर रहा है, बैक्टीरिया अटैक कर रहा है, कोई भी हार्मफुल जो चीज़ें हैं, होस्ट है, पैथोजेंस हैं, वो बाहर से अगर अटैक कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्ट करता है। सो दे आर द इरेगुलर एम्बियोइड फैगोसाइटिक एक्शन होता है सेल्स का डेट प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी बाय इनगल्फिंग बैक्टीरियल अदर फॉरेन पार्टिकल्स। सो ये 5 तरह के होते हैं, इतना ज़रूरी नहीं है। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड एसिनोफिल। एंड द ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स जो कि क्लोटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। ये थ्रोम्बोसाइट्स और जिसको ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो जिन लोगों की प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती हैं, तो उन लोगों में खतरा ये होता है कि उसमें थोड़ी सी भी ब्लीडिंग अगर पेशेंट में हो गई तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगी, ब्लड रुकेगा नहीं। ठीक है, तो विटामिन के कैप्सूल दे सकते हैं, इंजेक्शन दे सकते हैं जो कि क्लोटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। तो उसके बाद देखिए कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आगे आपकी बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, शरीर को प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट का काम करता है। ब्लड है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। बोन आपका क्या करता है, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन में भी काम करता है, जिसके अंदर रेड बोन मैरो होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। जो बोन है अपने अंदर मिनरल्स को भी स्टोर करके रखता है। कैल्शियम प्लस फोरस से मिलकर आपका बोन बना होता है। इसमें उपस्थित सेल्स को ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। स्केलेटल टिश्यू, तो जो आपका स्केलेटल टिश्यू होता है ये आपका हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है दैट फॉर्म्स सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। 2 तरीके का होता है आपका स्केलेटल टिश्यू, बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये वैसे भी आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की। सो बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, जैसा कि कनेक्टिव टिश्यू की मैंने डेफिनेशन आपको बताई कि इसमें सेल्स की क्वांटिटी कम होती है और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसकी क्वांटिटी, उसकी मदाद जो है वो ज़्यादा होती है। जैसे अगर मैं बोन की बात करूँ तो 2% बोन सेल है और 98% बोन मैट्रिक्स है या एक्स्ट्रा सेलुलर आपका मैट्रिक्स है।
सो द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज़ वेरी हार्ड। क्यों? क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन होता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का। ये बहुत पूछा जाता है कि उसमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आपके कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, 60-70% होता है, और कुछ आपके फ्लोराइड एंड सल्फेट होते हैं। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं सॉफ्ट होते हैं एंड दे कैन क्रश लाइक पाउडर। सो उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है आपका कोलोजन। उसमें एक प्रोटीन होता है ओसिन, ये आपका 1/3 होता है। जो 2/3 पार्ट होता है वो आपका इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, और उसमें भी आपका जो 1/3 पार्ट होता है आपका वो इससे मिलकर बना होता है कोलेजन्स प्रोटीन ओसिन। स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जो कि आपका बोन को स्ट्रेंथ करता है। इट इज़ ए कोलेजिनियस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट मेक्स अप द हार्ड मैट्रिक्स ऑफ द बोन इन विच द बोन सेल्स आर एम्बेडेड। मतलब एक बोन का हार्ड मैट्रिक्स बनाता है जिसके अंदर बोन के सेल्स धंसे हुए हैं। द बोन मैट्रिक्स मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक components and the osin makes up the organic matter in the bone, and to make the bone matrix we require also the bone cells। cells तो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सेल्स के बहुत सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं। बोन के सेल्स को हम ओस्टियोब्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट। और ये हार्ड मैट्रिक्स के अंदर आपके एम्बेडेड होते हैं। इनका काम क्या होता है ओस्टियोब्लास्ट का? ये क्या करते हैं? नए सेल्स बनाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में सेल डिस्ट्रॉय होते बनते हैं, तो नए सेल्स इस ओस्टियोब्लास्ट जो कि आपके बोन मैट्रिक्स में धंसा होता है, तो वो नए नए सेल्स बनाता है। ये जो ओस्टियोब्लास्ट है और ये जो ओस्टियोक्लास्ट है, ये बेसिकली दोनों मिलकर के आपके काम करते हैं नए बोन सेल्स बनाने में एंड द ब्रेक डाउन ओल्ड एंड डैमेज्ड बोन टिश्यू। ब्लास्ट मतलब कुछ नया बनाना, तो फ्रॉम द न्यू बोन टिश्यू, एंड द ओस्टियोक्लास्ट मतलब ब्रेक डाउन, क्लास्ट मतलब ब्रेक डाउन, से ब्रेक डाउन ओल्ड बोन टिश्यू टू मेक द रूम फॉर द न्यू एंड हेल्थियर। क्योंकि आप देखो ना, अगर आपके घर में भी देखो, आपको कमरा है उसके अंदर अगर पुराना सामान है तो वो जब बाहर निकालोगे तभी तो नया सामान जो फिट रहेगा आपका। तो बेसिकली एक रूम प्रोवाइड करता है एक नए हेल्थियर टिश्यू को रिप्लेस करने के लिए। ओस्टियोक्लास्ट का काम ही यही है इसका। तो दोनों इंपॉर्टेंट है और इनका बैलेंसिंग बड़ा ज़रूरी है हमारी बॉडी में। तो उसके बाद देखिए आपका ओस्टियोसाइट एक्ट्स लाइक अ सिक्योरिटी सिस्टम, लेकिन साथ में एक सिक्योरिटी सिस्टम भी चाहिए कि कुछ भी हमारे बोन्स में एंटर ना करे। सो दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द सेल्स इन योर बोन्स। दे मॉनिटर चेंजेस इन द प्रेशर एंड स्ट्रेस दैट अफेक्ट योर बोन्स। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो कंटिन्यूसली कितना सारा स्ट्रेस झेलता है, चाहे वो प्रेशर के फॉर्म में हो, चाहे वो आपका इन्वायरमेंट के फॉर्म में हो। तो कंटिन्यूसली हमारे शरीर में इस तरीके का स्ट्रेस आता है जो हमारे बोन्स को भी इफेक्ट कर सकता है। सो दे रिस्पॉन्ड टू एवरीथिंग फ्रॉम द नॉर्मल मूवमेंट एंड द फोर्स ऑफ यू यूजिंग योर बॉडी टू मोस्ट इंटेंस चेंजेस लाइक इंजरी से लेकर के जब कोई बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में धक्का लगता है, इंजरी लगता है, तो उसके अगेंस्ट ये जो ओस्टियोसाइट्स होती हैं हर आपकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती हैं एंड दे कैन सेंड सिग्नल्स टू द ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट टू रिपेयर डैमेज्ड बोन टिश्यू। फॉर एग्जांपल, आपका भयंकर एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, तो आपका जब एक्सीडेंट हुआ तो एकदम से आपको इंजरी हुई है ना, तो ये एक तरीके से सिग्नल भेजेगा ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट को भी फटाफट से नए सेल्स बनाने लग जाओ। तो यहाँ पे हड्डी को रिपेयर करना है, ठीक है, जो बोन टिश्यू डैमेज है उसको रिपेयर करना है। तो बोन इज क्रैक, डैमेज और ब्रोकन, ओस्टियोसाइट ट्रिगर रिएक्शन दैट अट्रैक्ट्स ओस्टियोक्लास्ट टू डिसॉल्व द एरिया। वो क्या करेगा? ओस्टियोक्लास्ट को अट्रैक्ट करेगा टू डिसॉल्व द एरिया अराउंड द ब्रेक टू रीअब्सॉर्ब डैमेज्ड बोन टिश्यू, ताकि वो जो बोन टिश्यू जो डैमेज है उसको रीअब्सॉर्ब करेगा एंड देन ओस्टियोब्लास्ट टू ले डाउन न्यू बोन टिश्यू। मतलब वहाँ पे जो डैमेज्ड सेल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करके ये जो ओस्टियोब्लास्ट है ये नए सेल्स वहाँ पर बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हमारी हड्डी में भी यही प्रक्रिया चलती रहती है, डैमेज कंडीशन होती है और फिर आपकी नए सेल्स वहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा होगा बट एक्चुअल में वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। देयर आर द टू टाइप ऑफ बोन टिश्यूज, कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी। स्पॉन्जी मतलब होलो, कॉम्पैक्ट मतलब काफ़ी हार्ड। सो ये जो आपका कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी होता है, और ये जो स्पॉन्जी है दो तरह का कॉम्पैक्ट टिश्यू, दो तरह का बोन टिश्यू, कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी। स्पॉन्जी आपका होलो होता है, कॉम्पैक्ट आपका क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो स्पॉन्जी होता है कहाँ पे होता है? जो लंबी बोन हमारे शरीर में पाई जाती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो लंबी बोन दिख रही है, जो ऊपर और नीचे वाला जो एंड होता है ना, इसको एपिफाइसिस एंड बोलते हैं। जो बीच वाला पार्ट होता है ना, इसको हम ये डाईफाइसिस एंड होता है। जो अपर एंड वाले और जो टॉप एंड बॉटम वाले जो पार्ट होते हैं एफवी। सो बेसिकली जो आपका स्पॉन्जी दो तरह की बोन टिश्यू बताई थी, कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी। स्पॉन्जी है वो आपका एपिफाइसिस रीजन ऑफ द लॉन्ग बोन में प्रेजेंट होता है एंड कंटेन्स रेड बोन मैरो, जो कि आपकी रेड ब्लड सेल्स बनाती है लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। द साइड्स ऑफ द लॉन्ग बोन मेड ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। जो उसकी साइड्स होती हैं आपकी लॉन्ग बोन की, वो आपकी कॉम्पैक्ट बोन की बनी होती हैं विच इज़ हार्ड। तो ये जैसे आपकी साइड्स हैं, तो जो साइड है जिसको डाईफिसिस बोल देते हैं,
तो ये आपकी जो साइड है ये आपकी बनी होती है, आपकी इसकी जो साइड्स हैं ये आपकी कॉम्पैक्ट बोन की बनी होती है जो कि हार्ड होती है। ए होलो रीजन मेडुलरी कैविटी जिसके अंदर येलो बोन मैरो भरा होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपका फैट स्टोरेज के लिए। एंड इन द इमरजेंसी कंडीशन ये आपकी ब्लड सेल्स को भी बना सकता है अगर इमरजेंसी कंडीशन आई। तो जो पूरी की पूरी आपकी लॉन्ग बोन है बेसिकली कवर्ड होती है पेरोस्टियम से। ऑलमोस्ट ऑल योर बोन्स आर कवर्ड बाय द पेरोस्टियम एंड इट सप्लाइज देम द ब्लड दे नीड। और ये जो पेरोस्टियम है ये बेसिकली इसके काम क्या होते हैं कि ये ब्लड अगर ज़रूरत होती है तो सप्लाई करते हैं, हेल्प देम ग्रो एंड हील, और हील करने में भी मदद करते हैं। जो लिगामेंट्स और टेंडन्स होते हैं वो भी इसी पेरोस्टियम की लेयर के साथ अटैच होते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये जैसे आपका डायफिसिस वाला रीजन है, इसका एक छोटा सा पार्ट निकाल करके इसको जूम आउट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जूम आउट करके। ठीक है, स्पॉन्जी एंड कॉम्पैक्ट बोन, इसकी जो आउटर लेयर है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, बिल्कुल आउटर लेयर। तो ये पेरोस्टियम है, यहाँ से आपकी बीच बीच में नर्व्स जा रही हैं। तो जो पेरोस्टियम के पास वाली रीजन्स होती हैं, एंडोस्टियम जो होता है वो कवर करता है इनसाइड द बोन एंड सराउंड द मेडुलरी कैविटी, मेडुलरी कैविटी के सराउंड करके बोन्स की इनसाइड को कवर करता है। तो देखिए जो आपके पेरोस्टियम के बिल्कुल पास होता है तो वो जो बोन की मैट्रिक्स लेयर्स होती हैं उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंशियल लैमिला, जो पेरोस्टियम के पास होते हैं। जैसे जैसे आप पेरोस्टियम से दूर चले जाते हो, क्योंकि काफ़ी सारी जो लेयर्स होती हैं बोन की मैट्रिक्स की लेयर होती हैं। ठीक है, ये जो लेयर्स होती हैं ना काफ़ी सारी होती हैं ये, ठीक है, जो मैट्रिक्स की लेयर्स होती हैं काफ़ी सारी होती हैं। तो जो पेरोस्टियम के पास होती है उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंशियल लैमिला। बिल्कुल इजी है ये। जैसे जैसे आप पेरोस्टियम से दूर जाते हो तो ये राउंड होने लगती हैं जो लेयर्स होती हैं और एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं ओस्टियन। ठीक है, ये ओस्टियन मतलब जैसे जैसे ये पेरोस्टियम से आप दूर चले जाते हो पेरोस्टियम से, तो उसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर जो कि राउंड होने लगता है ओस्टियन बोलते हैं। ओस्टियन के अंदर क्या होता है जो आपको दिख रही होंगी। ठीक है, ओस्टियन को अगर आपने जूम आउट करा तो ये इसके अंदर ब्लड वेसल्स है, साइड्स किसकी बनी होती है, कॉम्पैक्ट जोन्स की बनी होती हैं। और क्या होता है इसके अंदर, इसकी जो लेयर्स होती हैं वो कवर्ड होती हैं एंडोस्टियम से। ठीक है, तो ये आपका कुछ होता है। तो और ये जो ओस्टियन होती हैं कंसेंट्रिक लैमिला इसको हम बोल देते हैं। सो द कंसेंट्रिक लैमिला आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल कैनाल, जिसको हम हर्वेशियन कैनाल भी बोल देते हैं। जो लैक्यूनास होती हैं ये बेसिकली स्पेस होती हैं इन विच बोन सेल्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे देखिए ये लैक्यूना आपको दिख रहा होगा, स्पेस होती हैं जो कि बोन सेल्स के बीच में आपके एग्जिस्ट करती है। एक ओस्टियन को जब हमने जूम आउट करा तो ये आपको कैनक्यूलाई दिखा, लैक्यूना दिखा जो स्पेस होता है आपका इन बोन सेल्स के बीच में, और ओस्टियोसाइट जो आपकी बोन सेल्स फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, बोन फॉर्मेशन न्यू सेल्स होती हैं। तो जो लैक्यूना होता है वो स्पेस होता है इन विच बोन्स आर द स्पेसिस इन विच बोन सेल्स आर प्रेजेंट। लैक्यूना का फंक्शन होता है बोन या कार्टिलेज में टू प्रोवाइड द होम फॉर द सेल्स। ठीक है, ये सेल को क्या करता है, एक तरीके से शेल्टर प्रोवाइड करता है। इट आल्सो फॉर द सेल कंटेन्स वाइल आल्सो कीपिंग देम अलाइव एंड फंक्शनल, और सेल को एक तरीके से जिंदा और फंक्शनल भी रखता है। बोन के अंदर लैक्यूनाई जो होती हैं वो ओस्टोसाइट एनकेस करता है इन कार्टिलेज। लैक्यूना क्या करता है, कॉन्ड्रोसाइट, कार्टिलेज के केस में कॉन्ड्रोसाइट वो एनकेस करता है, उसको हाउस करता है। और जो कैनक्यूलाई होता है ये बेसिकली क्या करता है, ये इट हेल्प्स द बोन सेल्स टू रिसीव फूड एंड ऑक्सीजन। जो हमारी बोन सेल्स होती हैं उनको फूड एंड ऑक्सीजन ये सप्लाई करता है, और साथ में जो वेस्ट मटेरियल है एलिमिनेट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो सेल होती हैं उसके अंदर भी इट सेल्फ एक लिविंग थिंग की तरह वो होता है, बिल्कुल जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी, उसमें भी फैट स्टोरेज होता है, उसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट का एलिमिनेशन होता है, उसमें भी एक स्केलेटल सिस्टम होता है जैसे हमारी बॉडी में होता है। तो ये सारा आपका सेल ही होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बोन का स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है, मैंने बना दिया इजी। ठीक है, तो ये आपका बोन टिश्यू का स्ट्रक्चर होगा। एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। कार्टिलेज, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि मैंने आपको बताया जिसमें सेल्स की क्वांटिटी कम होती है, मैट्रिक्स ज़्यादा होता है, तो कार्टिलेज के केस में भी यही है। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आपका आता है, द टिश्यू इज इलास्टिक लेस हार्डर एज कम्पेयर टू द बोन। बोन के कंपैरिजन में ये इलास्टिक होती है और लेस हार्डर होती है। स्मूथ एंड स्लिपरी होता है। ये स्मूथ एंड स्लिपरी का एडवांटेज तब पड़ता है क्योंकि ये बोन्स के एंड में रेस्ट करता है। ठीक है, जितनी भी हड्डियाँ होती हैं, जैसे आपकी घुटने होते हैं, तो घुटने में आपके क्या होता है, ऊपर नीचे दो हड्डियाँ होती हैं आपके घुटने में, जॉइंट होता है वहाँ पे। तो जॉइंट मतलब देयर इज़ अ कनेक्शन ऑफ द टू बोन्स। तो दो बोन्स जो कि आपकी लिगामेंट के साथ अटैच हैं। ठीक है, तो ये जो दो बोन्स होती हैं इनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। अब ये बोन के एंड में होती है कार्टिलेज, तो ये बोन जब एक दूसरे के ऊपर मूव करती है तो वहाँ पे फ्रिक्शन को ये रिड्यूस करता है, वहाँ पे कार्टिलेज ही होता है इसके एंड में। इसमें कोई आपकी सेंसेशन नहीं होती, कोई लिम्फ या कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती। तो इसी वजह से जब भी आपके कार्टिलेज वाले पार्ट में धीरे धीरे करके, चाहे वो एजिंग से हो या कुछ आपके
इंजरीज़ हों तो हमें पता नहीं लगता, क्योंकि उसमें कोई सेंसेशन ही नहीं है, कोई ब्लड वेसल नहीं है, कोई लिम्फ नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है वो किस चीज़ से बना होता है। वो बेसिकली आपका ग्लाइको अमीनो ग्लाइकन्स, प्रोटियोग्लाइकन्स एंड कोलेजन फाइबर्स, ये इंपॉर्टेंट है। आपका प्रोटियोग्लाइकन्स मतलब ग्लाइकन मतलब शुगर, एंड प्रोटियो मतलब प्रोटीन, प्रोटीन एंड शुगर से कंपोज होता है ये। इलास्टिसिटी जो होती है इसमें आपकी जो सेल्स होती हैं उनको कोंड्रोब्लास्ट बोलते हैं, और इलास्टिसिटी किसकी वजह से होती है, आपकी कोंड्रिन एक प्रोटीन होता है और सेल कोंड्रोब्लास्ट बोलते हैं इसके सेल्स को, विच आर वाइडली स्पेस्ड and matrix is reinforced by the fibers. It occurs at the joint of the bones in the nose, ears, trachea and larynx. It provides flexibility and great tensile strength. ये जैसे आप दिख रहे हो, आप घुटने का स्ट्रक्चर बीच में साइनोवियल फ्लूइड है, और ये जो आप कार्टिलेज दिख रहे हो बिल्कुल, और आपकी मसल्स को बोन के साथ अटैच करता है टेंडन। तो यहाँ पे जो कार्टिलेज देख रहे हो आप, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है, तो यहाँ पे है ये फ्रिक्शन को भी कम करता है जब एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर मूव करती है। सो ये कनेक्टिव टिश्यू, so it is the most abundant type of connective tissue, and it is further divided into two types, yellow fibrous connective tissue और white fibrous connective tissue. Yellow fibrous connective tissue बहुत ज़्यादा elastic होती है due to the presence of network of yellow fibers in its matrix called the ligament which attach bone to bone. जो ligament होती है वो आपकी bone to bone को attach करता है। and the white fibrous connective tissue, तो ये आपकी क्या होती हैं, दे आर वेरी लिटिल मैट्रिक्स, इनमें मैट्रिक्स बहुत कम होता है, कंटेनिंग अबंडेंट वाइट फाइबर्स की काफ़ी अबंडेंट ज़्यादा संख्या में लेयर्स होती हैं। एंड द बंडल ऑफ दिस टिश्यू, और इस टिश्यू की बंडल्स को क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं, जो कि आपकी मसल्स को बोन से अटैच करता है। उसके बाद देखिए कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू जो है एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सो आपकी कार्टिलेज के बारे में, जो उपस्थिति है एक प्रकार की संयोजी उत्तक है, ये जोड़ों को नरम करने, हड्डी को सरकने और घूमने के लिए चिकनी सतह प्रदान करके उनके क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। लचीलेपन को बनाए रखने, जहाँ लचीलेपन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल को कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू जो होती हैं, हड्डियों को मांसपेशी से कनेक्ट करने वाला टिश्यू टेंडन और हड्डी। सो आगे कनेक्टिव टिश्यू की फर्दर टाइप्स देख लेते हैं। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू की कनेक्टिव टिश्यू की लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फाइबर एंड सेल लूजली अरेंज होते हैं। ये आगे फर्दर आपके इसमें दो आ जाती हैं, एरियोलर एंड एडिपोस। एरियोलर टिश्यू जो होती है मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में होती है। दिस टिश्यू फिल्स स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गन के अंदर जो स्पेस होते हैं उनको फिल करता है। एंड इज फाउंड बिटवीन द स्किन मसल्स अराउंड द ब्लड वेसल्स नर्व्स एंड इन द बोन मैरो, तो वहाँ पे ये पाई जाती है। It nourishes and support epithelial tissue, protects against infection, provide passage for the nerves and blood vessels through other tissue and helps hold organ together. और एक organ मतलब आपस में जो है वो होल्ड होते हैं organs, वो इसके द्वारा ही होते हैं, इस टिश्यू के द्वारा, ठीक है। organs के इनसाइड जो भी स्पेस होते हैं ये टिश्यू भरती है और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। एडिपोस टिश्यू, एडिपोस मेनली फैट की जो टिश्यू होती हैं, फैट स्टोरेज टिश्यू, तो उसको हम बोल देते हैं एडिपोस टिश्यू। दिस इज ओवल एंड राउंड सेल फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। दीज सेल आर कॉल्ड एडिपोसाइट्स एंड फैट स्टोरेज टिश्यूज बोलते हैं। इट इज़ फाउंड इन सबक्यूटेनियस लेयर बिलो द स्किन अराउंड द आपकी हार्ट, ब्रेन एंड बिलो द आई बॉल्स। तो इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। अब कुछ लोग वो करवाते हैं ना, क्या नाम, अपना फैट लॉस सर्जरी करवाते हैं, तो वो फैट लॉस सर्जरी में बेसिकली एडिपोस टिश्यू मतलब स्किन के बिलो जो लेयर होती है वहाँ से ये फैट को रिमूव करते हैं। कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सो जो आपकी डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, फाइबर एंड सेल लूजली अरेंज, सॉरी ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपका क्या होता है, डेंसली अरेंज होते हैं आपके फाइबर एंड सेल, और लूज कनेक्टिव टिश्यू में वो आपके लूजली होते हैं कनेक्ट। तो डेंस रेगुलर टिश्यू और डेंस इरेगुलर टिश्यू दो तरीके की होती हैं। जो डेंस रेगुलर टिश्यू है, इन दिस टाइप कोलेजन फाइबर्स आर अरेंज्ड इन द पैरेलल फैशन विच इनहांसेस टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंट टू स्ट्रेचिंग इन वन डायरेक्शन। तो मतलब इसमें कोलेजन फाइबर्स एक पैरेलल फैशन में अरेंज होते हैं और ये क्या करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं एंड रेजिस्टेंट टू स्ट्रेचिंग इन वन डायरेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर टेंडन लिगामेंट, तो वहाँ पे आपका डेंस रेगुलर टिश्यू होता है। और आपका डेंस इरेगुलर टिश्यू, इसमें इस टाइप की फाइबर्स में कंटेन मैनी फाइबर्स इंक्लूडिंग कोलेजन अरेंज्ड इरेगुलरली एंड रैंडमली। सो द अरेंजमेंट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन एंड मे फॉर्म ए मैश लाइक नेटवर्क। सो आपकी स्किन की डर्मिस में ये पाया जाता है।
आगे देखिए आपका मस्कुलर टिश्यू। मूवमेंट्स आर ब्रोट अबाउट इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू। दे आर द लॉन्ग फाइबर लाइक सेल्स कॉल्ड द मसल फाइबर्स एंड दे आर कैपेबल ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सो टाइप इसकी होती हैं 3, स्ट्रेटेड, कार्डियक मसल एंड नॉन स्ट्रेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपकी मस्कुलर टिश्यू होती हैं ये वो ऊतक हैं जिनसे जंतुओं के शरीर की पेशियाँ जो हैं वो निर्मित होती हैं। पेशीय ऊतक लंबी एवं पतली कोशिकाओं का बना होता है। पेशीय ऊतक हमारे शरीर में मांसपेशियों को बनाने और उन्हें नियंत्रित करने के कार्य करते हैं। पेशीय ऊतक संकुचन के गुण के कारण अंगों में गतिविधि प्रदान करते हैं। इन पेशियों में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। इसी के संकुचन और शीतलन रिलैक्स से गति उत्पन्न होती है आपकी। सो सबसे पहले आप देख लेते हैं मस्कुलर टिश्यू में स्ट्रेटेड मसल्स। इनको वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं बिकॉज दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ वंस विल। सो मसल फाइबर्स एंड द सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच्ड। इसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियस होते हैं और अनब्रांच ही होती हैं। ईच फाइबर्स आर एनक्लोज्ड बाय द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा। साइटोप्लाज्म इज आल्सो कॉल्ड सार्कोप्लाज्म एंड द मसल्स गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट। उसके बाद आती है आपकी स्वैच्छिक वॉलेंट्री। ये हिंदी में है स्ट्रेटेड एंड स्केलेटल मसल्स। तो इन ऊतकों की जो कोशिकाएं होती है लंबी बेलनाकार एवं रेखाओं की तरह प्रतीत होती है, इसलिए इसे रेखीय ऊतक कहते हैं। हमेशा हड्डियों से जुड़ी रहती है और शरीर को गति में हेल्प करती है, इसलिए इसे कंकाल कोशिका भी कहते हैं। जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण होता है वहाँ पाई जाती है, इसलिए इसे स्वैच्छिक ऊतक भी कहते हैं। और जो आपकी मस्कुलर टिश्यू होती है वो जो मतलब आपकी स्ट्रेटेड, स्केलेटल एंड वॉलेंट्री, ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? आपकी हाथ, पैर, गर्दन और अन्य ऐसे भागों में पाई जाती है जहाँ पर हमारा नियंत्रण होता है। जैसे आप अपने हाथ को हिलाते हो तो आपका हाथ जो होता है वो ऊपर आ जाता है। कहीं भी आप अपने हाथों की डायरेक्शन करना चाहते हो तो आपके हाथ में है, आपको चलना है, ठीक है। तो वो सारी मसल्स आपकी कैसी होती हैं? आपकी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। लेकिन आपकी जो कार्डियक मसल्स होती हैं, हार्ट की मसल्स होती हैं, हार्ट लगातार आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तो वो अपने आप ही कर रहा है, आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। आप नहीं चेक कर रहे डेली में कि आपका हार्ट जो है वो 1 मिनट में इतनी बार पंप करेगा, इतनी बार वो, ठीक है, आपकी हार्ट की मसल्स रिलैक्स होंगी, तो वो आपके हाथ में नहीं है। तो बेसिकली कहाँ पाई जाती है? वॉलेंट्री मसल्स हैं, ओनली फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। द स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन स्ट्रेटेड एंड नॉन स्ट्रेटेड मसल्स एंड दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड होती हैं ये, एंड ब्रांच्ड आर united by the intercalated disc. In this muscle, rhythmic contraction and relaxation occurs throughout the life. Cardiac muscle tissue तो ये आपकी अनैच्छिक होती है, हृदय के अंदर होती है। नॉन स्ट्रेटेड मसल इनवॉलेंट्री होती हैं, इसको स्मूथ मसल्स भी बोल देते हैं। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, स्पिंडल शेप की होती हैं। दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी मेम्ब्रेन बट मैनी फाइबर्स आर जॉइंड टुगेदर इन बंडल। बंडल में क्या होती हैं? फाइबर्स होती हैं, वो आपस में अटैच होती हैं, उनको हम बोल देते हैं नॉन स्ट्रेटेड मसल्स एंड दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन। सच मसल्स आर फाउंड इन द वाल्व्स ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर। तो वहाँ पे आपकी क्या होती हैं? नॉन स्ट्रेटेड मसल होती हैं। अब जैसे आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है तो एक तरीके से उस ब्लैडर में जब आपकी यूरिन की क्वांटिटी एक्सेस हो जाती है, मतलब तो आपको एक अर्ज होती है, तो वो एक सिग्नल मिलता है ब्रेन से, वो सारी नर्व्स के थ्रू अटैच होती हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब मिलता है तो वो ब्लैडर खाली करने को बोलता है, तो आपको पेशाब जाने की, आपको यूरिन पास करने की इच्छा क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी जितनी मसल्स हैं वो सब क्या होती हैं? इनवॉलेंट्री। हमारे हाथ में नहीं है कि किस टाइम बाथरूम करना है और कहाँ पे। आइरिस ऑफ आई, ब्रोंकाई, ठीक है। आइरिस ऑफ आई बिल्कुल आप जो आँख होती है, मतलब कभी तेज़ रोशनी होगी, कभी डिम होगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो आँख होती है अपने आप को एडजस्ट करती है, ठीक है, कि कितनी लाइट एंटर करे और कितनी बाहर जाए। तो ये सब आपकी जो मसल्स होती हैं नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, वो भी आपकी ये स्मूथ मसल्स के द्वारा होती है। आप खाना खाते हो तो आप नहीं डिसाइड करते कि फूड कैसे स्टमक के अंदर जा जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। ये सब आपकी लगातार कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से ही मूवमेंट होती है। तो ये आपको मैंने बता दिया। उसके बाद ये हिंदी में है। ये नॉन स्ट्रेटेड स्मूथ इनवॉलेंट्री पतली और लंबी होती है, परंतु इन पर रेखाएं या धारियाँ नहीं होती, इसलिए इन्हें अरेखीय पेशी कहते हैं। इनका संकुचन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। शरीर के वे अंग जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता वे अस्वैच्छिक पेशी के बने होते हैं, जैसे आहार नली में भोजन का प्रवाह और शरीर के भीतरी अंगों का कार्य करना। आगे होती है आपकी नर्वस टिश्यू। दे आर द हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू ड्यू टू विच द एनिमल्स आर एबल टू परसीव एंड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? दी सडन चेंज इन इन्वायरमेंट दैट क्रिएट अ केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज होना जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एकदम से चेंज आ जाता है। जैसे एकदम से आप कोई गर्म बर्तन छूते हो तो आप अपना हाथ एकदम से हटा लेते हो, वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम और एक नर्वस सिस्टम बना हुआ, नर्वस टिश्यू से न्यूरॉन्स हैं, आपकी मोटर न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो आपकी ब्रेन तक मैसेज लेके जाती हैं। बट बना किस चीज़ से होता है? नर्वस टिश्यू से बना होता है। स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कि स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करती है। द फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन। द structure and functional unit of the brain is neuron.
द सेल बॉडी, इसको हम बोल देते हैं साइटोन, विच इज़ कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डेंड्रोट, एक्सोन, ये इनके स्ट्रक्चर है, इनको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये यहाँ पे देख लीजिए, न्यूक्लियस है, बीच में डेंड्राइट है, एक्सोन है, और ये आपकी नर्व एंडिंग है। और सिनेप्स क्या होता है, एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन से जुड़ना, उसको सिनेप्स बोलते हैं। काफ़ी सारी न्यूरॉन्स जब आपस में जुड़ जाती हैं तो सिग्नल ट्रांसमिट करती हैं। व्हेन एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन वो आपस में जुड़ती हैं, उसको हम बोल देते हैं, ठीक है, सिनेप्सिस। तो जो आपका डेंड्राइन होता है, शॉर्ट हेयर लाइक एक्सटेंशन राइजिंग फ्रॉम द सेंट्रोन आर द डेंड्रोन्स विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डेंड्राइट्स। सो एक्सोन लॉन्ग टेल लाइक cylindrical process which with fine branches at the end. Axon is covered by sheet. Axon of one neuron is very closely placed to the dendrite of the another neuron to carry impulses from one to another neuron in the form of the electrochemical waves. This close proximity is called synapse. अभी बताया था मैंने ये। सो नर्वस टिश्यू, तंत्रिका, उत्तक, मस्तिष्क, ब्रेन, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं, और यह शरीर की कई गतिविधियों में समन्वय और कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तंत्रिका, जो उत्तक है, नर्वस टिश्यू है, ये संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन की वो स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ जो आपकी नर्वस टिश्यू है वो आपका ये न्यूरॉन है। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, यूपीपीएस 2019। किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? लिथियम उत्तक। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तंत्रिका उत्तक। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है अस्थि को अस्थि से। उसके बाद देखिए, रक्त होता है एक कनेक्टिव टिश्यू। भुजाओं और पैरों में कौन सी माशिकाएं पाई जाती हैं? स्वैच्छिक, क्योंकि इनकी मूवमेंट हम अपने जो है वो खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। हृदय डैश से बना होता है? पेशी उत्तक से। निम्नलिखित में कौन सा जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है? अवकाशी। उसके बाद देखिए, आपका मानव मनुष्य में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचाने, तो ये हड्डी हो गया। हड्डी क्यों है कनेक्टिव टिश्यू? हाँ, मैंने आपको बताया था, जिसमें आपका मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा रहता है और सेल्स क्या हैं, कम रहती हैं। हड्डी में 2% लगभग बोन सेल्स हैं और बाकी सारा क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। उपस्थितियों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। अरेखित पेशिका है, सो ये अरेखित पेशी है, ऐच्छिक। उसके बाद देखिए, मांसपेशियों और अस्थियों को जोड़ती है टेंडन। TMB, जैसे TMT सही होता है तो TMB से याद रखना, टेंडन मसल टू बोन को अटैच करता है। अस्थि है एक प्रकार की संयोजी उत्तक। सो अब उसके बाद हम करेंगे प्लांट टिश्यू। हमने एनिमल टिश्यू पढ़ लिया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बुक लेना चाहते हो जो कि पूरी तरीके से बनाई गई है, बेस्ट तरीके से आपकी बाइलिंगुअल है, पूरी की पूरी साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। धन्यवाद।